हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाती है। अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर देखा जाता है। पहला चरण 1885 से 1905 यानी 1905 तक रहता है। कांग्रेस की स्थापना से 1905 के चरण को प्रथम चरण माना जाता है। पहले चरण में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व दिखाई देता है, जिसमें आपको फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नेहरू जी जैसे बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा दौर 1905 से 1919 के मध्य रहता है, जिसमें गांधी जी अफ्रीका प्रवास पर रहते हैं और भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और रास बिहारी घोष जैसे नेता आपको देखने को मिलते हैं। यह वह दौर है 1905 से 1919 का, जिसमें बंगाल विभाजन होता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध होता है और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं और 1919 जो वह राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं खिलाफत आंदोलन से, और फिर कहीं न कहीं वह देश के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत से लेकर असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और देश की आजादी तक गांधी जी वन मैन बाउंड्री की तरह राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता के रूप में देखने को मिलते हैं। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा जा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य कर्ता माना जा रहा है, देश के राष्ट्रपिता की उपाधि जिसको दी जा रही हो, उस व्यक्तित्व का कितना बड़ा स्वरूप होगा, उसे सहेज पाना, उसे समझ पाना तो बहुत बड़ी बात है, किंतु परीक्षा उपयोगी जितना आवश्यक है उतना हम आज क्लास में पढ़ रहे होंगे। गांधी जी के विषय में अगर प्रस्तावना ही लिखनी हो ना तो बहुत लंबी हो सकती है, किंतु परीक्षा उपयोगी समझना है तो 3 चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो रहे 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947, इन 3 चरणों में 2 चरणों में कहीं ना कहीं गांधी जी दिखाई देते हैं और तीसरा चरण तो उनके नाम पर ही दिखाई देता है। गांधीवाद जो यहां से निकलता है वह तीसरे चरण का हिस्सा है। गांधी अगर देखें तो अहिंसा के पुजारी हैं और सबसे बड़ी मजाक उनके साथ यह है कि अहिंसा का पुजारी लाठी लेके चलते थे, ठीक है ना। लट क्या होता है? हिंसा का पर्याय और अहिंसा के पुजारी। तो आप समझिए इस बात को। तो गांधी जी को अगर हम समझें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी 1883 में उनसे विवाह होता है। 4 पुत्र होते हैं और फिर 1889 to 91 में वह इंग्लैंड जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और है कि बैरिस्टर, वकील, जैसे लायर कह देते हैं ना, और एक टर्म होता है कि एडवोकेट। ये तीनों टर्म अलग अलग हैं और तीनों को अलग अलग प्रयोग किया भी जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि बैरिस्टर उन्हें कहते हैं जो कानून की पढ़ाई करते हैं किंतु इंग्लैंड से करते हैं। सामान्यतः जो यूरोप से पढ़ाई करके आए, इंग्लैंड से पढ़ाई करके आए, उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। और जो भारत से पढ़ाई करते हैं उन्हें एडवोकेट कहा जाता है। और जो पढ़ाई करने के बाद किसी भी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, केस लड़ते हैं, उन्हें लॉयर कहा जाता है। तो गांधी जी को बैरिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरिस्टर, क्योंकि वो इंग्लैंड से लॉ कर आए थे। तो अगर हम देखें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत में दीवान थे। माता पुतलीबाई
पत्नी कस्तूरबा गांधी जिनसे 1883 में विवाह होता है, सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के अनुयायी थे और पंसारी जाति से बिलोंग करते थे। इनके पुत्र 4 थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। ठीक है। इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए जाते हैं 1889 टू 1891। जब जा रहे थे, खुद की जीवनी है इनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें लिख रहे हैं कि मुझे और मेरी माता को बस एक ही परेशानी थी कि इंग्लैंड जा रहे हैं, पश्चिम जा रहे हैं, कहीं मदिरा पान और मांस का सेवन न करना पड़े। इसलिए बड़ा चिंतित थी इनकी माँ और यह स्वयं कि बड़ा खाना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वो अपनी एक कहानी है। गांधी जी को समझना हो तो उनकी गांधी जी की जीवनी बहुत आवश्यक है, और जीवनी में इतना सत्य कोई अपने विषय में लिख जाए यह संभव नहीं होता है। गांधी जी ने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो समाज की नजरों में गंदा हो सकता है, खराब हो सकता है, किंतु सत्य सत्य लिखा है उन्होंने, क्योंकि वह मानते थे कि सत्य ही ईश्वर है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। यह गांधी जी की संकल्पना रही है। बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए, भारत लौटे और भारत लौटने के बाद यहां वकालत शुरू की, मगर समस्या एक ही थी। इनके जो भी क्लाइंट होते थे उनसे यह बोलते थे कि जो भी बोलना सच बोलना, अगर गलत बोला तो मैं केस नहीं लड़ूंगा, झूठ बोला तो मैं केस नहीं लड़ूंगा। वैसे वकील का काम तो झूठ बोलना ही होता है, अगर वकील झूठ ही नहीं बोलेगा तो वो वकील ही क्या हुआ। और गांधी जी सच बात कह रहे हैं तो क्या वकीलात चलेगी इनकी, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझें कि गांधी जी कह रहे हैं कि सच बोलिए। तो 1892 में केस आता है। दादा अब्दुल्ला और उनके भाई दो एक व्यापारी के पुत्र थे जो दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करते थे। उनकी पिता की मृत्यु के बाद जो व्यापार की संपत्ति थी उसके लिए विवाद छिड़ गया कि किसको कितनी संपत्ति मिले। तो दादा अब्दुल्ला की ओर से वकील बने महात्मा गांधी और वह दक्षिण अफ्रीका गए। केस तो लड़ना ही था, केस के पेपर भी तैयार होने थे। 1892 में वह दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दादा अब्दुल्ला को समझाते हैं, देखिए कोर्ट से किसी का भला नहीं हुआ है, अगर फैसला कोर्ट के बाहर हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। वकील का मैं मानता हूं एक भी गुण गांधी जी में नहीं थे। वकील हर पेशी पर यह कहता है कि फैसला अगली पेशी में होगा, और यह कहते हुए उसे 10 वर्ष निकल जाते हैं, और वह चाहता है कि कभी फैसला हो ही ना। समझ रहे हैं आप, कि कोई फैसला हो ही ना। क्यों? कि जितनी पेशी होंगी उतने पैसे आएंगे। और गांधी जी क्या कह रहे हैं कि कोर्ट में फैसला मत करिए, अगर कोर्ट के बाहर फैसला हो जाए तो बहुत बेहतर है। तो वकील होने के एक भी गुण हमें गांधी जी में दिखाई नहीं दे रहे हैं शायद। ठीक है, मगर वो ये मजाक का बिंदु हो गया। मगर 1892 में जाते हैं। जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका को भी अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, और कई सारे कानून वहां लागू थे। जैसे ट्रेनों में जो सीट वाले डिब्बे होते थे उनमें जो काले लोग वहां के थे वो चढ़ नहीं सकते थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बों में नहीं बैठ सकते थे। रोड पर जो फुटपाथ होता था उस पर ही वहां के लोग चल सकते थे, और अपने देश में चलने के लिए भी काले लोगों को एक परमिट लेना पड़ता था अंग्रेजों से, और वो हर समय रखना होता था। अगर कोई तांगा गाड़ी चल रही है तो आप समझिए कि तांगा गाड़ी के जो शुरुआत ही जहां उसको चलाने वाला बैठता है उसके साइड में ही बैठ सकते हैं। पीछे जो अच्छा स्थान होता था वहां अंग्रेजों के लिए रिजर्व होता था, वहां नहीं बैठ सकते। जैसे अभी समझ सकते हैं कि जैसे ऑटो वगैरह चलता है ना, तो जो तिपहिया वाहन होता है तो ड्राइवर के साइड में सीटें होती हैं। तो अगर इंडिया आज गुलाम होता या अफ्रीका में हम आज हो रहे होते उस स्थिति में, तो जो ड्राइवर की साइड वाली सीट है उस पे ही बैठ सकते हो, पीछे की जो सीट है उस पे नहीं बैठ सकते। तो ये अपने ही देश में एक तो गुलाम बनाया और ऊपर से दोयम दर्जे सेकंड क्लास सिटीजन की जिंदगी। तो एक बुरी चीजें चल रही थी, और कुछ बुरी चीजें जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जाते हैं उनके साथ भी होता है। क्या होता है, गांधी जी वहां गए, वो ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, फर्स्ट क्लास की टिकट ली, और फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर वह डिब्बे में बैठ गए। टीटी आया, उसने कहा कि आप यहां कैसे हैं?
ब्लैक पर्सन तो काला जो आदमी है वो कोई नहीं बैठ सकता फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। वो कहता है कि माय नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी, एम्बेसडर फ्रॉम इंग्लैंड। बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि मैंने इंग्लैंड से पढ़ाई की है, मैं बैरिस्टर हूं, वहां रूल ऑफ लॉ चलता है। टीटी अड़ जाता है कि तुम बैठे तो बैठे कैसे, क्योंकि काले लोगों को अलाउ नहीं था। और उस ठंडी रात में सेंट पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से उतारकर फेंक दिया जाता है। और कहते हैं ना, भूखे पेट न होए भजन गोपाला। सारी चीजें भूखे पेट ही समझ में आती हैं। जब आप खुद दर्द में होते हैं तभी आपको पता चलता है कि दर्द क्या है। तो गांधी जी जब रेलवे स्टेशन पे उतार दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं टीटी के द्वारा, तो वो सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरा देश का ज्यादातर हिस्सा अनपढ़, वो कैसे जान पाता होगा कि उसके अधिकार क्या है, किस प्रकार उसको दबाया जा रहा है इंग्लैंड के द्वारा। तो जो गांधी जी आपको दिखाई देते हैं, तो एक गांधी जी का जो कहते हैं ना कि एक जो क्लेवर था, ऊपर से चढ़ा हुआ 3 पीस सूट और सारी चीजें गांधी जी की जो दिखाई देती हैं, अंग्रेजी पद्धति से रहना, इंग्लिश बोलना, वो गांधी जी का पहला क्लेवर यहां उतरा है, जो समझ पाए हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं मुलम्मा, है ना, तो वो चीज यहां उतरने का काम हो रहा है गांधी जी का। तो गांधी जी को सेंट पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाता है और गांधी जी समझते हैं कि किस प्रकार उनके साथ परेशानी हुई और किस प्रकार भारत के लोगों के साथ दिक्कतें हो रही हैं। तब गांधी जी की आंखें खुलती हैं। गांधी जी के साथ 1-2 घटनाएं और हुई हैं, उन्हें आप जीवनी से पढ़ सकते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। गांधी जी इस चीज को समझने के लिए और वहां सत्याग्रह शुरू करने के लिए एक आश्रम, नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना करते हैं, आश्रम की भी स्थापना करते हैं। तो पहला एक संघ संस्था का निर्माण करते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस कार्य क्या करती थी, वह अधिकारों के लिए जागरूक करती थी और अधिकारों को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। 1903 इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकालना शुरू किया और उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि आप अपने देश में परमिट क्यों रखेंगे। परमिट आज की संकल्पना में अगर देखें तो गवर्नमेंट यह अनिवार्य कर दे कि कोई भी नागरिक हो, वो कहीं भी जा रहा हो, उसके साथ आधार कार्ड हो। तो आधार कार्ड क्यों रखा जाए अपने देश में, हमें बताने के लिए कि हम यहीं के हैं, यह आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार अंग्रेजों के द्वारा काले लोगों पर यह थोपा गया कि परमिट रखेंगे। तो परमिट के लिए उन्होंने एक आवाज उठाई और इसका विरोध भी हुआ और अच्छा खासा सत्याग्रह शुरू हुआ और अंग्रेजों ने माना कि ठीक है, परमिट मत रखिए अगर नहीं रखना है तो, मगर अगर कोई घटना होती तो आपको परमिट दिखाना पड़ेगा। इस प्रकार से अंग्रेजों ने थोड़ा सा नीति में बदलाव दिखाई देता है। 1904 में वह फिनिश आश्रम की स्थापना कर रहे हैं और 1910 में यानी 1910 में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। गांधी जी स्वयं मानते हैं कि उन पर, उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर टॉलस्टॉय का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो अगर हम देखें तो टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कर रहे हैं, गांधी जी का यहां से नाम होता है। भारत में भी यह सूचनाएं आती हैं कि महात्मा गांधी, जब महात्मा नहीं बोलते थे, मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक वकील, एक बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में आवाजें उठा रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर रहा है, अहिंसात्मक, अहिंसा के वे से, हिंसा नहीं कर रहा है, आंदोलन की प्रक्रिया से वह अंग्रेजों के सामने मांगे रख रहा है। यह गांधी जी का रूप दिखाई देता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कार्य करने के बाद दादा अब्दुल्ला का केस निपट चुका था। क्या केस था? बाद में यही बात मानी गई कि चलिए कोर्ट से बाहर फैसला करते हैं और बराबर बांट लेते हैं हिस्से को। और उसके बाद वह 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटते हैं। इस दिन को भारत सरकार भारतीय प्रवासी दिवस मनाती है और इस बार का भारतीय प्रवासी दिवस पता है आपको कहां मनाया गया? देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। याद रखिएगा, इस बार का भारतीय प्रवासी दिवस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कहां मनाया गया? इंदौर। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो याद रखिए इस बार पूछा गया है। तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 से उद्धृत है, जहां गांधी जी वापस भारत लौटते हैं। भारत लौटने के बाद शांति निकेतन जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने। रविन्द्रनाथ टैगोर
उस समय गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो बहुत प्रसिद्ध थे वो। तो गांधी जी टैगोर साहब के पास जाते हैं और टैगोर साहब गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। टैगोर साहब गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं और गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर पुकारते हैं, यानी कि गुरुदेव की उपाधि देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय गान अगर देखें जन गण मन उन्हीं के द्वारा उद्धृत है। दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोखले की ही सलाह पर गांधी जी भारत भ्रमण करते हैं और भारत भ्रमण से बहुत सारी चीजें भारत की नस नस जो समझते हैं। मगर गोपाल कृष्ण गोखले की एक राय थी कि गांधी जी अगर आप भ्रमण करें तो कान खुले रखकर और मुंह को बंद रखकर, यानी कि अपना बोलना कम है और लोगों का सुनना बहुत है, क्योंकि लोगों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह व्यक्ति चाहता क्या है, उसकी सोच क्या है। देखिए आज बहुत सारे मैजिकल शो चल रहे हैं, मैजिकल मैन चल रहे हैं, वो आपके विषय में बताते हैं कि आप क्या हैं, आपके पीछे कौन है, ये सारी चीजें, आपके मन में क्या चल रहा है। वो कुछ नहीं है, व्यक्ति के भावों को पढ़ते हैं। अब भाव कैसे पढ़े जाते हैं? या तो उसके चेहरे के भावों को पढ़ो या वो जो शब्द बोल रहा है उसको तौलो कि वे क्या बोलना चाह रहा है। तो जब आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे कि वो क्या सोच रहा है, उसका मतलब क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या कहना चाह रहा है। तो ये कोई मैजिकल नहीं है, एक माइंड रीडिंग टाइप है कि माइंड रीडिंग हो रही है। तो और उसी दौर में जब भारत वापस लौटते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इंग्लैंड था और सामने जर्मनी था, आप देख रहे हैं। तो इंग्लैंड की ओर से गांधी जी भारत के लोगों को प्रमोट करते हैं या कहते हैं, उनको समर्थित करते हैं कि आप इंग्लैंड की सेना में शामिल होइए, और इंग्लैंड जीतता है प्रथम विश्व युद्ध में तो वो हमें रियायतें देगा, कई सारी ऐसी चीजें देगा जो भारत के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो कई लोगों ने फिर उनकी आलोचना भी की है कि गांधी जी सेना में भर्ती करवा रहे हैं, अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करवा रहे हैं, तो ये इंग्लिश सार्जेंट है, इंग्लिश अधिकारी है और एक इंग्लिश अधिकारी के तौर पर काम कर रहा है भारत में। तो ये आरोप उन पर लगे हैं। ये सेना में भर्ती के कारण अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? केसरे हिंद की उपाधि देते हैं। गांधी जी के समाचार पत्र हैं नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। हरिजन बाद का है, जब पूना पैक्ट होता है अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में, वो आगे की घटनाओं में हम आगे देख रहे होंगे। भारत भ्रमण करते हैं, भारत भ्रमण के क्रम में बनारस भी जाते हैं, कलकत्ता भी जाते हैं, और कलकत्ता जाने के क्रम में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता, जिनका नाम मार्गरेट नोबल था, उनसे भी मुलाकात होती है और कई अन्य लोगों से भी मुलाकात करते हैं। आम जन की भावनाओं को जानते हैं। आम जन की भावनाओं से प्रभावित होकर उनके दिमाग में एक सोच आती है कि भारत का व्यक्ति इतना संतोषी है कि अगर उस पर कोई समस्या भी हो रही हो तो कहीं ना कहीं वह यह मानता है कि ईश्वर ऐसा चाहता है। हरवंश राय बच्चन का एक कोट है कि अगर मन का हो तो अच्छा हो और ना हो तो और भी अच्छा हो। मतलब अगर मन का होगा तो अच्छा होगा और नहीं होगा तो फिर ऊपर वाले का होगा, और ऊपर वाला कभी गलत सोचता ही नहीं है। तो मन का हो तो अच्छा हो और ना हो तो और भी अच्छा हो। तो हमारे यहाँ भारत में एक सोच है, क्रांति कभी नहीं हुई हमारे यहाँ, क्रांति नहीं दिखाई देती, बहुत ही कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि हम यह मानते हैं कि हम पे अगर कोई कष्ट भी आ रहा हो कि कहीं ना कहीं ईश्वर ऐसा चाहता है, और कि कहीं ना कहीं ईश्वर ऐसा चाहता है, और सोच में यह भी चलता है कि किसी दिन ईश्वर आएगा और ये सब रोक देगा। हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर के इंतजार में बैठते हैं कि ईश्वर आएगा और सब सही कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर तुम्हारे इंतजार में बैठा हो कि तुम करोगे ठीक। तो समझिए बात को। तो भारत भ्रमण करते हैं और फिर उसके बाद राजकुमार शुक्ल नामक एक व्यक्ति से गांधी जी की मुलाकात होती है। राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि सर, बिहार में
नील की खेती होती है। अब नील की खेती में पानी की आवश्यकता भी बहुत होती है, तो किसानों को परेशानी होती है। दूसरा, उसका खरीदार भी केवल अंग्रेज है, तो अगर वो 1 रुपया देना चाहे, 2 रुपया देना चाहे, तो वो उनकी मर्जी है। खरीदार भी कोई नहीं है और मेहनत भी ज्यादा है। किसान इसको करना नहीं चाहते, किंतु जबरदस्ती अंग्रेज इसको करवा रहे हैं। अगर किसी के पास 20 कट्ठे खेत है, 20 कट्ठे, आप समझ सकते हैं कि कोई 20 पोर्शन है, उनको मिलाकर एक खेत बनाया गया, तो 20 कट्ठे समझ सकते हैं। तो 20 कट्ठे खेत है, उसमें से 3 कट्ठे आपको जबरदस्ती नील करना ही पड़ेगा। और नील को उत्पादित करने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। और नील की खेती को खरीदेंगे कौन? अंग्रेज, वो भी अपने मनमाने रेट पर। तो एक बड़ी समस्या थी किसानों की। इसके लिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम आपके यहां आंदोलन के लिए आएंगे। और जब गांधी जी चंपारण पहुंचे, तो गांधी जी का स्वागत इस प्रकार से हुआ कि न तो गांधी जी की उम्मीद और न ही अंग्रेजों को उम्मीद। चंपारण रेलवे स्टेशन को जनता ने घेर रखा था, रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। अंग्रेजों ने पूछा कौन आ रहा है, कि कोई गांधी आ रहा है। वो कहते कौन गांधी? वो नहीं जानते थे। मगर जब गांधी जी पहुंचे, और गांधी जी को भी उम्मीद नहीं थी, इतना व्यक्ति वहां आया था आंदोलन के लिए, कि गांधी जी एक अलग तौर पर दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि बिहार की भूमि वह भूमि है जहां सिद्धार्थ आए थे और बिहार ने उन्हें महात्मा बुद्ध बनाकर भेजा। बिहार में मोहनदास गांधी आए थे, जिन्हें महात्मा बना के भेजा। और चंपारण जब आंदोलन होता है तो 1917 में नील की खेती के विरुद्ध था, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था। आंदोलन होता है और आंदोलन सत्याग्रह मूवमेंट से होता है, अहिंसात्मक रूप से अन्न और जल का त्याग कर कर, और जनता इसमें शामिल होती है। और जनता शामिल होती है, अंग्रेज डरते हैं, और अंग्रेज डरते हैं तो वह कहते हैं कि नील की खेती आवश्यक नहीं है। क्योंकि अंग्रेज इसलिए इस बात को कह पा रहे हैं क्योंकि उस समय जर्मनी में कलर रंगों की, कृत्रिम रंगों की, जो केमिकल रंग होते थे, कलर्स होते थे, उनकी खोज जर्मनी में हो चुकी थी। तो अब नील आवश्यक नहीं था रंगों के लिए, क्योंकि अब उनकी रिसर्च कहां हो चुकी थी? वह इंग्लैंड में जर्मनी में हो चुकी थी। तो वहां से आप इंपोर्ट कर सकते थे। तो नील की खेती भी इतनी इंपोर्टेंट नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी का समर्थन कर दिया कि ठीक है, करना चाहे तो करिए, नहीं करना चाहे मत करिए। तो इसमें गांधी जी की जीत दिखाई देती है। मगर गांधी जी की जीत तो दिखाई देती है, मगर यहां से एक कहानी थोड़ा सा मैं जोड़कर पढ़ा रहा हूं, जिसमें गांधी जी को गांधी बनाने का, महात्मा बनाने का एक सेंस समझ में आता है। गांधी जी उस आंदोलन में थे, तो आंदोलन के क्रम में एक महिला जो थी, वो सुबह आकर मंच की साफ सफाई करती थी। और गांधी जी 2-3 दिन से देख रहे थे कि वह महिला एक ही तरह की साड़ी पहनी हुई है, और जो कई जगह से फटी हुई है, जिसपे क्या है कि बीच बीच में क्लॉटेड लग रहे हैं कपड़ों के, जैसे थेगरी शब्द बोल देते हैं ब्रज में, वो लगे हुए हैं। तो गांधी जी, और गंदी सी एक साड़ी है। तो जो महिला साफ करती थी, उसकी जो सास थी, वो गांधी जी के पास थी, बैठी हुई थी। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारी बहू क्या नहाती वहाती नहीं है? ये बड़ा गंदे से कपड़े दिखाई देते हैं। तो गांधी जी इस बात को कहते हुए सेंस समझ ही नहीं पा रहे थे कि गरीबी इस प्रकार है भारत में। तो उसकी जो महिला की सास है, वो गांधी जी से कहती है कि गांधी जी, केवल एक ही साड़ी है जिसे यह रोज पहनती है, इसी को धोती है और इसी को पहन लेती है, कोई और साड़ी इसके पास नहीं है। हमारी गरीबी ऐसी है कि हम दूसरी साड़ी भी नहीं ले सकते। अंबानी के बेटे को नहीं पता चलेगा कि रोड पर, फुटपाथ पर सोते हुए रिक्शे वाले बच्चे का जीवन क्या होगा। उसको नहीं पता होगा कि गाजीपुर की स्लम में रहने वाले बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, उनका जीवन कैसा है। अंबानी के लोगों को नहीं पता होगा, अडानी के बच्चों को नहीं पता होगा। गरीबी क्या होती है, गरीब ही जानता है। दूसरों का दर्द वही समझ सकता है जो स्वयं हो, दूसरे केवल ऊपर से देख सकते। तो गांधी जी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि वह इंग्लैंड से पढ़ाई कर कर आए थे, कि गरीबी भारत में कैसी है। उस बात को कहते हुए जब वो महिला कहती है, वो सास कहती है उस बहू की
गांधी जी को समझ आता है कि भारत की स्थिति क्या है, और यहीं से महात्मा गांधी उन अंग्रेजी वस्त्रों का त्याग करते हैं, उनसे दूर तक नाराजगी होती है उनकी, और यहीं से हाथ का वो चरखा शुरू होता है जिसने क्रांति लाई भारत में। तो चंपारण का आंदोलन देश के लिए महत्वपूर्ण था ही, बिहार के लिए महत्वपूर्ण था ही, चंपारण के लिए महत्वपूर्ण था ही, मगर गांधी जी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि गांधी को महात्मा गांधी बनाने में चंपारण का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह एक बड़ी घटना के रूप में सामने आती है। तो 1917 के आंदोलन के बाद जो उनकी मोटिवेशन लेवल था कि हम गए और सत्याग्रह से यह प्राप्त हुआ, यह लेवल बहुत आगे जाता है। और अहमदाबाद में उस समय प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? प्लेग। और अहमदाबाद में जो प्लेग फैला हुआ था उससे क्या हुआ, जैसे अभी हम देखते हैं कोरोना हमारे यहाँ घटना हुई, तो कोरोना में लॉकडाउन हो गया, संपूर्ण लॉकडाउन था, कोई कंपनी नहीं चल रही थी, तो लोग करेंगे क्या? उनके पास रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है या कोई व्यक्ति एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, परमानेंट भी है और बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि कोरोना काल में जिस समय सारी स्थितियां खराब चल रही हैं, कंपनी उसे कुछ ऐसा पैसा दे जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। इसी को बोनस कहते हैं। तो प्लेग फैला उस समय, तो लोग अपने घरों में बंद हो गए, तो फिर कंपनियां भी बंद हो गई, मिल भी बंद हो गई। तो मिल बंद होगी तो मिल के कर्मचारी कैसे खाना खाएंगे? उनके पास ऐसा क्या पैसा आएगा? तो फिर उनकी एक मांग थी कि प्लेग फैला है तो कम से कम बोनस दिया जाए, और बोनस इतना हो कि अपना जीवन यापन हम कर सकें अच्छे से। उसके लिए गांधी जी को बुलाया जाता है और गांधी जी आंदोलन करते हैं। सरकार को झुकना पड़ता है, मिल के जो प्रमुख थे, हेड थे, उनको झुकना पड़ता है। और अहमदाबाद में जो प्लेग फैला उसके कारण जो कर्मचारियों को दिक्कत हुई, उनके लिए क्या किया गया? उनके लिए 35% बोनस, यानी कि अगर किसी की 100 रुपये तनख्वाह है, सैलरी, आज 100 रुपये सोच पाना बड़ा आसान सा लगता है कि 100 रुपये क्या होगी। 100 रुपये अगर हम उस दौर में देखें तो बहुत ज्यादा तनख्वाह थी। मैंने बहुत बता दिया कि 100 रुपये तनख्वाह थी, सैलरी इतनी नहीं होती थी। तो 100 रुपये यदि किसी की तनख्वाह हो तो समझिए बात को कि 100 रुपये यदि तनख्वाह हो तो उसमें से 35% आपको बोनस मिल जाएगा, यानी 35 रुपये, जिससे आप क्या कर पाएंगे? अपना जीवन यापन कर पाएंगे। दूसरा, गांधी जी की इस बात को माना गया अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने समर्थन किया, और अंग्रेजों ने समर्थन किया। उसके बाद गांधी जी के 2 सफल आंदोलन होते हैं और गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं। खेड़ा भी गुजरात में, ये दोनों गुजरात के स्थान हैं और यह बिहार का स्थान है। खेड़ा जिले में ही एक गांव पड़ता है आनंद, जहीं से शुरुआत हुई थी वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड, या फिर कहें दुग्ध क्रांति की, जहीं से अमूल निकलता है। समझ रहे हैं आप? तो खेड़ा आंदोलन के कारण क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ क्या, उसकी पृष्ठभूमि समझिए। खेड़ा में सूखा पड़ गया, ड्रॉट, गुजरात के उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ा तो किसान का उत्पादन नहीं हुआ, किसान का उत्पादन नहीं होगा तो वो लगान कैसे देगा? तो वो लगान नहीं दे पा रहा था। किसानों ने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने इस बात का समर्थन किया। गांधी जी आंदोलन पर बैठे और उन्होंने कहा कि जब सूखा हो पड़ा है तो किसान लगान चुकाएगा कैसे? अंग्रेजों को इस बात को समझना चाहिए। गांधी जी सत्याग्रह पर बैठ गए, आंदोलन हुआ और अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा, और अंग्रेजी सरकार ने गुपचुप तौर पर किसानों से बोल दिया कि जो किसान कर देना चाहे, लगान देना चाहे, टैक्स देना चाहे वह दे सकता है, और जो ना देना चाहे वह ना दे। भारत का आदमी है, बिना मांगे कुछ नहीं देता, समझ रहे हैं आप? तो वो नहीं देगा। तो खेड़ा आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली और गांधी जी के ये 3 क्षेत्रीय आंदोलन बहुत प्रसिद्ध हुए और गांधी जी राष्ट्रीय पटल पर आने के लिए तैयार हुए। और इसके बाद वह खिलाफत आंदोलन में सामने आते हैं, और खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इंग्लैंड जीता, फ्रांस जीता, जर्मनी हारा, तुर्की हारा। तो जर्मनी के साथ हुई थी वर्साई की संधि और तुर्की के साथ हुई थी सेवर्स की संधि। तो सेवर्स की संधि में एक बात कही गई थी कि उस समय 1919 के समय अंतराल में, कालखंड में,
जो तुर्की का प्रमुख होता था वो दुनिया भर के मुसलमानों का प्रमुख भी होता था, जिसे खलीफा कहते थे। उस समय खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा। तो एक चीज तय की गई इंग्लैंड के द्वारा कि तुर्की का प्रमुख होगा, दुनिया भर का मुसलमानों का ठेकेदार नहीं होगा, यानी कि खलीफा नहीं होगा। इस बात से दुनिया भर के मुसलमान नाराज हो गए। अच्छा, नाराजगी का एक वजह भी थी कि खलीफा का पद, खलीफा छोड़े तो बात है, कोई दूसरा समाज का व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति यह तय कैसे कर सकता है कि खलीफा यह नहीं होगा। तो वो खलीफा के पद का जो खत्म होना है वह कारण बनता है खिलाफत आंदोलन का। गांधी जी को इसमें सबसे बड़ी जो सोच दिखाई देती है वह यह दिखाई देती है कि जो वर्षों से पड़ी जो खाई है हिंदू मुसलमान की, उसको इस कारण से भरा जा सकता है कि अगर हिंदू मुसलमान के इस आंदोलन में समर्थन करते हैं तो मुसलमान भी आगे हिंदुओं के आंदोलन में, या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। और यह सबसे बड़ी सोच थी गांधी जी की। तो गांधी जी एक क्रम में खिलाफत आंदोलन चलाते हैं, फिर उसमें मुस्तफा कमाल पाशा उसी आंदोलन से, मतलब वो कह देते हैं कि मैं स्वयं खलीफा नहीं रहना चाहता, तो वो समाप्त होता है। उसके बाद अशोक आंदोलन होता है। अशोक आंदोलन में चौरी चौरा जैसी घटनाएं होती है गोरखपुर में, फिर वह समाप्त होता है, गांधी जी जेल जाते हैं। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी इरविन समझौता होता है, उसमें इंग्लैंड जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भारत लेने के लिए गांधी जी। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में, और देश की आजादी तक गांधी जी लड़ते रहते हैं। और इन सारी घटनाओं को हम आगे के सेशंस में पढ़ भी रहे होंगे। और देश की आजादी गांधी जी के साथ ही आई, मगर देश का संविधान जब बन रहा था तो पूरा नहीं बन पाया था। गांधी जी इस देश को, इस धरा को विदा करके 30 जनवरी 1948 में त्याग दे देते हैं, या फिर प्राण त्याग देते हैं। और इनकी मृत्यु का कारण बनता है नाथूराम गोडसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत उपयोगी रहा होगा, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।